और आज आपने इस वक्त बात करने का मौका दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ बिलावल जरदारी साहब ने कुछ बातें कही थी, मैं उसका क्विकली ज़रा सा जवाब दे दूँ और फिर जो मेरा मेन पॉइंट है मैं उसकी तरफ आता हूँ। पहली बात उन्होंने ये की कि 7 मार्च को जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 7 मार्च को अमेरिका में बातचीत हुई और 8 मार्च को पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, तो वो उसमें कोई ऐसा कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि 7 मार्च जब अमेरिका में होता है तो 8 मार्च पाकिस्तान में पहुंच चुका होता है। ये दुरुस्त बात है, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बता दें कि अमेरिका में वो बातचीत जो है वो शाम को 7-8 बजे हो रही थी। उस वक़्त पाकिस्तान में सुबह 4 बजे थे और यकीनन हमने रिकॉर्ड से देखा है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फजर के बाद जमा नहीं कराने के लिए आए थे, ये जोहर के बाद आए थे। तो बातचीत अमेरिका में पहले हुई थी, यहाँ पर बाद में पहुँची। फिर एक सवाल पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग थी क्यों नहीं थे। वो इसलिए कि वो चाइना गए हुए थे और वो चाइना से उसके बाद पहुंचे थे, इसलिए उसके अंदर वो शामिल नहीं हो सके थे। फिर सर उन्होंने बात की कि मुआशी बहरान की, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा, उसके बाद हमाद अजहर जब बात करेंगे तो बड़ी तफसील से ये जवाब देंगे इस बात का। लेकिन माशी बहरान को सिर्फ कूजे को मैं समझ दूँ सिर्फ 2-3 चीज़ों से। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में मुल्क के अंदर जितना रोज़गार पैदा करने में कामयाबी हासिल की, यानी 57 लाख रोज़गार पैदा हुई मज़ीद पाकिस्तान में, तकरीबन उतनी ही इन्होंने 5 साल में 57 लाख, तहरीक इंसाफ में इमरान खान की हुकूमत में 3 साल में 55 लाख रोज़गार पैदा हुए। ये उसके बावजूद है कि एक पूरी सदी का बदतरीन पैंडेमिक कोरोना की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर भी आया हुआ था, जैसे बाकी दुनिया में आया हुआ था, उसके बावजूद ये कारकर्दगी। दूसरी चीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें दोनों मिला लें, 10 साल में जितनी हमारी बरामदात के अंदर इजाफा हुआ, इन दोनों हुकूमतों के 10 साल मिला के सिर्फ ये रवां साल जो चल रहा है, इस 1 साल के अंदर तहरीक इंसाफ में हमारी बरामदात में उन 10 साल से ज्यादा इजाफा हो रहा है 1 साल के अंदर। और आखिरी चीज, बाकी जैसे मैंने कहा तफसील जो है वो हमाद इसकी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इसके मुआशी बहरान का 15 साल के बाद ये पहली दफा होने जा रहा है। अब ये इन्होंने एक सियासी बहरान पैदा किया हुआ है, इसका मईशत के ऊपर जाहिर है बहुत मनफी असर पड़ रहा है, वरना ज़्यादातर चांसेस यही हैं। तमाम तखमीने जो स्टेट बैंक के भी जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अभी आज से 2 महीने पहले तक के थे, ये पहली दफ़ा हो रहा है 15 साल में कि 2 साल तवातर से मईशत की शरह नमू 5% से ज़्यादा होने वाली है। ये 15 साल में पहले कभी नहीं हुआ है। तो बहरान तो की हकीकत तो ये है। आखिरी चीज़ जो उन्होंने बात की, जिसके ऊपर मैं हल्का सा जिक्र करता हूँ, ज़्यादा तफसील में फिर बाद में जाऊँगा, वो कह रहे थे कि बहुत अरसे से वो जिद्दोजहद कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, लॉन्ग मार्च की, क्या क्या किया, PDM बना। फिर एक दिन जो है मरियम बीबी ने, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने गवाही दे दी कि PDM तबाह हो गई। वो सारे उरूज नशेब उन्होंने सब हमें बताए। तो सवाल तो यही बनता है कि कोशिश तो आप सालों से कर रहे थे, ये क्या हुआ कि 7 मार्च को मुरासला भेजा गया और 8 मार्च से आपकी कामयाबी का आगाज हो गया? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा सर, फिर आइए, अच्छा आखिरी चीज मैं इससे पहले कि आगे चलूं, मैं जरा इलेक्शन कमीशन के उसके ऊपर बात कर दूं। उन्होंने कहा कि 7 महीना का अरसा चाहिए उनको इलेक्शन कराने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि पहली बात तो आईनी जिम्मेदारी है उनकी कि उन्होंने इलेक्शन कराना है 90 दिन के अंदर, अगर अर्ली इलेक्शन कॉल होता है, और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल जहां पर ऐसा ऑल्टरनेट मौजूद हो कि अगर ये कामयाब होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो एक भानमती का कुनबा जो है वो हुकूमत बनाने जा रहा है, और वो कैसा कुनबा है उसकी हम थोड़ी सी आपको याद दिलाना चाहते हैं
ये वो हैं जो पिछले 20 साल से एक दूसरे को मुल्क का गद्दार, एक दूसरे को चोर और एक दूसरे को डाकू करार देते रहे हैं। ये हुकूमत 7 महीने चलेगी कैसे, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मैं जरदारी साहब को मुबारकबाद जरूर देना चाहता हूं। ये वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो लोग जो कहते थे कि इनका पेट फाड़कर इनका पैसा निकालेंगे, इनको खंभों से लटकाएंगे, इनको लाड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटेंगे, वो इनके दरबार पर हाजिरी दे के इनके घुटनों को हाथ लगा रहे। मुबारकबाद मैं इनको जरूर देना चाहता हूं। हाँ, और जरदारी साहब जो हैं, अगर वो इंसाफ पसंद इंसान हैं, जो मुझे यकीन है कि ये जरूर होंगे, तो ये इस मुबारकबाद के अंदर इमरान खान का हिस्सा जरूर मानेंगे। ना इमरान खान होते तो ना ये पहुंचते। अच्छा सर, अब आ जाए ये जमहूरियत पसंदी की जब हम कहानियां सुन रहे थे कि ये सारी जिद्दोजहद जो है वो जमहूरियत के लिए हो रही है, तो जरा जमहूरियत का जायजा दें। पाकिस्तान की कौम देख रही है, पाकिस्तान के नौजवान देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम है। इस निज़ाम के लिए बड़ी बड़ी जद्दोजहद की गई, बहुत बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी गई, लोग फांसियों पे चढ़े इस जमहूरियत को बचाने के लिए। तो कौन सी जमहूरियत है जिसका नमूना आज हमें देखने को मिल रहा है? ज़रा इसको तो देख लेना। सर मुझे ये बताएं कि ये जमहूरियत है या ये आइन है कि एक मुनहरिफ खातून रुकन एक एंकर को ये कहती हैं कि ये अच्छे आप जो मुझे लेक्चर दे रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन 23 करोड़ रुपए में मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। ये जमहूरियत होती है? हमारे लेजिस्लेटर्स की ये 2% की औकात हो जाए कि वो अवारी मेट्रो से एमपीए बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको गार्ड बोले कि तुम्हारी गोली लग चुकी है, वापस कमरे के अंदर जाओ, बाहर नहीं जा सकते। ये जमहूरियत है? ये आइन है? अभी मैं आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, अभी उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। ये जमहूरियत है जहां पर लोगों को बोली लगाकर खरीदा जाए, जहां जमीर बेचे जाएं, और ये पहली दफा नहीं हो रहा। अगर वाकई में रब्बुल इज्जत के नाम हमारे सर के ऊपर हैं, वाकई में अगर हम इस जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन सबके सामने चोरी किया गया। अभी वो गिला कर रहे थे, हो सकता है हमसे तो नहीं गिला कर रहे थे, हमारे पास तो बंदूकें हैं नहीं जिससे हम पकड़ के लोगों को लाते हो, पता नहीं किससे गिला कर रहे थे, लेकिन वो गिला कर रहे थे क्योंकि बंदूकों वाले इनके लोग पकड़ के ले गए थे। हम आपको कह रहे हैं कि वीडियोस आई हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के अंदर, वीडियो के ऊपर एविडेंस है, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। सादा सा इलाज बताया था कि आप बैठे साथ, बड़ी अच्छी बात है, अभी उन्होंने आईनी इंतखाबी तरामीम की बात की, एक जरा इस इंतखाबी तरमीम पे भी आ जाते हैं ना कि ये जो जमीर फरोशी होती है, ये जो मुंतखब नुमाइंदों की बोली लगती है, जो वोट की बेइज्जती की जाती है, जो कानून को आइन की तहकीर की जाती है, इसका दरवाजा बंद करने के लिए भी तो आए जरा मैदान में, हम भी बैठते ना कोई पैसे के ऊपर अपने जमीर की बोली लगाए, ना कोई बंदूक वाला किसी को उठा के ले जा सके। फिर जनाब जरा आ जाएं इस जमहूरियत के ऊपर, जिस जमहूरियत के लिए आवाज पाकिस्तान की सरजमीन से ना बुलंद हो, जिस जमहूरियत के लिए आवाज जो है वो 7 समुंदर पार से सुनाई दे, वो जमहूरियत जहां अगयार बैठकर ये फैसला करें कि ये हमें कबूल है और ये हमें कबूल नहीं है। आप इसको भूल जाएं कि कौन वजीर आजम है जिसके बारे में ये बात की जा रही है। क्या कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी, कोई खुददार पाकिस्तानी इस बात को मान सकता है, इस हुक्म को मानने के लिए तैयार हो सकता है कि अगर ये कुर्सी पर बैठेगा
तो तुम्हारे मुल्क के लिए मुश्किलात होंगी, वो तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। और अगर दूसरी साइड जीतती है, वो कामयाब होती है आदम एतमाद की तहरीक के अंदर, तो हर चीज की माफी दे दी जाएगी। क्या ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो रहा है? ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मुताबिक हो रहा है? मसला जो है, मैं भी आपको आगे आता हूं, मसला जो है ना स्पीकर साहब, वो मसला सियासी पार्टियों का फर्क नहीं है। फर्क इस वक्त पीडीएम और तहरीक इंसाफ का नहीं है। फर्क इस वक्त इत्तेहादियों का नहीं है। फर्क इस वक्त मुनहरिफ अरकान किधर खड़े हैं किधर हैं नहीं है, ये उसका नहीं है। ये दो बुनियादी नजरिए हैं जिनका फर्क नजर आ रहा है आपको। एक नजरिया कहता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। एक नजरिए की आंख में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बेकारी हैं। दूसरा नजरिया कहता है ये 22 करोड़ खुददार लोगों का मुल्क दुनिया में किसी से कम नहीं है। और अगर हमसे वो सवाल पूछोगे जो इस मुल्क के, इस धरती के, इस अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, तो एक ही जवाब मिलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। और इसी दोराहे पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है। इसी दोराहे के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि हमने फैसला करना है कि मुल्क को किस सिमत लेके जाना है। क्या वो कायदे आजम का पाकिस्तान होगा? क्या ये वो पाकिस्तान होगा जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब है? क्या ये वो पाकिस्तान होगा? एक खुददार पाकिस्तान होगा, एक आज़ाद पाकिस्तान होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। हमारे माँ बाप, हमारे नाना दादा नानी दादी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, सिर्फ जुबान से नहीं, सिर्फ माल से नहीं, सिर्फ हिजरत करके नहीं, जान की कुर्बानी दी। क्या उन्होंने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि कोई और मुल्क हमें यह बताएगा कि तुम किस मुल्क में जा सकते हो और किस मुल्क में नहीं जा सकते? क्या ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि अंग्रेज यहां से तो चला जाए, लेकिन हम यहां पर बैठ के अपने मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों के सामने सर झुका के उनकी गुलामी करें? क्या इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? हरगिज़ इसके लिए यह कुर्बानी नहीं दी गई। जो फैसला इस वक्त कौम कर बैठी है, और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी के दिमाग में यह शक नहीं होना चाहिए कि कौम ने फैसला कर लिया है। खुददारी से जिंदगी गुजारनी है, आजादी से जिंदगी गुजारनी है, और वो पाकिस्तान बनाना है जो अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का ख्वाब था। शायद ये बात मुझसे बेहतर, शायद ये बात मुझसे बेहतर मेरे दाएं तरफ बैठे हुए जो हमारे साथी हैं उनको समझ आ गई है। इसीलिए वो लोग जो कहते थे मुस्लिम लीग का टिकट बिकता है, जो कहते थे तहरीक इंसाफ का अगले इलेक्शन के अंदर कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, आज हम उनको दावत दे रहे हैं, जनाब घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, आए ना मुकाबला करें। आप भी इस ऐवान के मेंबर्स हैं। हम नहीं चाहते कि हमाद अजहर जैसों को मौका मिले कि वो आपके ऊपर वो फिक्रे कसें के नस गए जे, तो आप ना करें, आए मुकाबला करें। फैसला अगर आप वाकई जमहूरियत में, और मैं बिल्कुल बिलावल ज़रदारी साहब की बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने एक बात पे बार बार आज जोर दिया, और मैं 100% उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हल जो है वो वोट है। तकरीरों से हल नहीं निकलेगा, तकरीरों से हल नहीं निकलेगा, हल वोट से निकलेगा। लेकिन वोट किसका? वोट पाकिस्तान के अवाम का वोट, बेकाऊ माल का वोट नहीं, पाकिस्तान के अवाम का वोट। सर हम तो अगयार के लीडर्स को दुनिया का लीडर नहीं मानते। आपने सुनी होगी तकरीर, मैं नहीं उनका दोहराना चाहता नाम, कि कोई एक बहुत बड़ा कोई बार का लीडर है तो वो सारी दुनिया के लीडर। हम तो नहीं मानते। हम तो मदद मांगते हैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से।
हम तो यकीन रखते हैं ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन पर। अगर हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, उनके कदमों पे चलने की कोशिश करने वाले लोग हैं कि जहां 313 भी हो तो 1000 से जंग करने से घबराते नहीं हैं। हो सकता है हमारा एतमाद गलत निकले, क्योंकि हम तो जो है वो जज्बे के साथ, जुनून के साथ अपने यकीन के ऊपर मुकाबला करने वाले लोग हैं। हो सकता है हम गलत साबित हो सकता है जो आपका दावा था दुरुस्त साबित हो, लेकिन इस मुल्क को अगर आप इस इंतशार से, और इसमें कोई शक न रखे, मैंने आपको बताया मैं किस चीज़ से बिलावल ज़रदारी की मुस्तकिल मैं मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ। अच्छा, मैं इनको बिलावल ज़रदारी साहब इसलिए नहीं कहता, हालांकि सीनियर लीडर हैं, क्योंकि इनकी एज जो है वो मेरे बेटे से कुछ 6 हफ्ते का फ़र्क है, तो दिस इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट। लेकिन बिलावल ज़रदारी की एक बात से तो मैंने इत्तफाक किया कि हम जो है वो वोट के ज़रिए इसका हल निकालें, लेकिन मैं एक बात से इनकी इत्तफाक नहीं करता। इन्होंने कहा कि ये एक जमहूरी तरीका जो इस्तेमाल किया गया है, इससे जमहूरियत की राहें खुली हैं। स्पीकर साहब, आप मेरे अल्फाज याद रखिए, पता नहीं हम यहां पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन है, इसलिए हम दावा नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं पता नहीं हम हो या ना हो। ये जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आपको ज्यादा इल्म होगा। लेकिन ये जो रिवायत शुरू की है, ये रिवायत रुकने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान में हुकूमतें सिर्फ 10-15 अरब रुपए लगाने से, वो तो बलूचिस्तान की खबर को सुनते में मिलती है कि 3.5 अरब रुपए में शायद हुकूमत बदल गई। अल्लाह जानता है सच है कि नहीं है, अल्लाह जानता है सच है कि नहीं है। मक्सी साहब, इतना पैसा हमारे पास होता तो मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता। अच्छा, हमें नहीं पता किसने करवाया है, पता नहीं सच भी है कि नहीं है। अगर 15 अरब रुपए लगाकर इस मुल्क की हुकूमतें बदली जा सकती हैं, तो स्पीकर साहब, इस मुल्क के अंदर आज बदकिस्मती से इतना हराम का पैसा घूम रहा है जिसकी तादाद कोई नहीं है। ये जो सियासत शुरू होने वाली है, ये सियासत का इख्तिताम जो है वो कोई अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए चले, आप यहां तक पहुंच गए हैं, यहां से अगर आप निकलना चाहते हैं, अगर वाकई जमहूरियत में आप यकीन रखते हैं, तो आए, इलेक्शन के मैदान के ऊपर आए और वहां पर आकर मुकाबला करते हैं। अब मैं आता हूं जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे जमहूरी निज़ाम का एक बहुत अहम सतून है। 3 हिस्से हैं हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर, मुकन्नना है, अदलिया है और हमारी इंतज़ामिया है, हुकूमत है। इन तीनों का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन स्पीकर साहब, हमारे आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लाइन भी खींची हुई है कि हर इदारे ने किस लाइन के अंदर रहते हुए काम करना है। आप एक कानून को, आइन को मानने वाले इंसान हैं, इसलिए आपने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा आपने उसकी कंप्लायंस कर दी। लेकिन अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा? पैसा बचाएं, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। चले हम उनकी 1 मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया वो अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को जुडिशियल मर्डर नहीं कहा गया? क्या अगर उसके बाद पार्लियामान ये फैसला करती कि क्योंकि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जुडिशियल मर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए, क्या पार्लियामान उसके बाद हक बजानब होती कि अगर ये फैसला करती
कि अब से सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस सुना जाएगा वो पार्लियामान फैसला करेगी, कितने बजे सुप्रीम कोर्ट खुलेगा वो पार्लियामान फैसला करेगी, शाम को इख्तिताम किस दिन होना है वो पार्लियामान फैसला करेगी। क्या ये दुरुस्त होता? ये यकीनन दुरुस्त नहीं होता। जिस तरीके से वो दुरुस्त नहीं होता अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के काम के अंदर मुदाखलत करे, इसी तरीके से आइन के अंदर जो पार्लियामान का काम है सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत उसमें ठीक नहीं है। बहुत इज्जत करते हैं हम इनकी, बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया वो पार्लियामान की सॉवरेनिटी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी के अंदर इंटरफेरेंस है। और मेरी आज भी उम्मीद ये है, आज कर लें, आज नहीं करते अगले इजलास में कर लें, मेरी उम्मीद है कि तमाम हाउस यकजा होके, क्योंकि ये डिफेंस जो है ये दिफा किसी एक शख्स का नहीं होगा, ये एक सियासी पार्टी का नहीं होगा, ये किसी एक हुकूमत का नहीं होगा, ये दिफा होगा पूरी पार्लियामान का। इस पार्लियामान को यकजा होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए कि जो पार्लियामान का हक है, जो पार्लियामान का इख्तियार है, वो हम किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में जरा सी मुरासले के ऊपर बात कर लें, क्योंकि हमने पहले भी कोशिश की कि पार्लियामान को, क्योंकि हम यकीन रखते हैं पार्लियामान की जमहूरियत में, अगर आप यकीन करते हैं तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी के ऊपर आपका यकीन होना जरूरी है। हमने कोशिश की कि पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, एतमाद में लिया जाए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा मीडिया के अंदर कि जी जब मुझे बुलाया गया तो मैंने बाकी सब ऑपोजिशन के दोस्तों से राय ली तो पता चला कि वाहिद मैं इनवाइटेड था, कोई भी और इनवाइटेड नहीं था, और वो भी जुबानी इनविटेशन था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सबसे पहले इस हॉल के अंदर कोशिश की गई, यहां पर रेजोल्यूशन लेके आए, हमने कहा कि ये इजाजत दें, हम क्योंकि ज्यादा मेंबर्स को बुलाना चाहते हैं तो 6 बजे के वक्त के लिए इजाजत दे दी जाए कि इस हॉल को इस्तेमाल किया जाए कौमी सलामती सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के लिए। 2 दफा वोट हुआ, 150 से ज्यादा मेंबर्स ऑपोजिशन के मौजूद थे, दोनों दफा उन्होंने इस करारदाद के खिलाफ वोट डाला। ये इसके बाद नहीं कह सकते कि हमें नहीं इल्म था इसके बारे में। जो इनविटेशन है उसका वो असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। 85 मेंबर्स को इनविटेशन दिया गया, उसके अंदर बिलावल जरदारी साहब भी इनवाइटेड थे, शहबाज शरीफ साहब भी इनवाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इनवाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी इनवाइटेड थे, शरी रहमान का मुझे नाम है इनवाइटेड थी, शाहजैन बुक्टी इनवाइटेड थे, असद महमूद साहब इनवाइटेड थे, तकरीबन तमाम लीडरशिप इनवाइटेड थी। ये वहां पर नहीं आए। इन्होंने ये फैसला किया कि ये वहां पर ब्रीफिंग के लिए नहीं आना चाहते हैं। मैं एक दफा फिर कहूंगा, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम मोड़ है। मैं फिर जो फॉरेन मिनिस्टर कह के गए हैं उसको दोहराना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाएं और तफसील से ब्रीफिंग लें, ताकि पाकिस्तान का हाउस, ये जो सुप्रीम हाउस है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत का मंबा है, यहां पर आकर तमाम मेंबर्स सुने और फिर उसके मुताबिक अपने फैसले कर सकें। लेकिन अगर ये नहीं मानते तो खैर ये इनका फैसला है, लेकिन मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। आखिर में वो तमाम कौम जो इस वक्त घर पर बैठी है और जिसको मैंने कहा कि जैसे कि वो फैसला करके बैठे हुए, और ये तमाम मेंबरान जो यहां पर बैठे हुए हैं, इनके लिए भी मैं आखिर में सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं, ये जद्दोजहद जो है ये पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की आजादी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जद्दोजहद है। ये जद्दोजहद किसी एक अदम एतमाद के वोट की मरहून मिन्नत नहीं है। इमरान खान ने 25 साल से ज्यादा यही जद्दोजहद की है, करता रहा है, आज कर रहा है, करता रहेगा, और ये सारे शेर इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। तो तमाम तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स, वर्कर्स, वोटर्स, खुददार, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए आखिरी मेरा पैगाम,
डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान।